नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में जब शुरू हुई तो सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान मंत्रिमंडल ने 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती की मंजूरी दे दी है। पंजाब के बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने 3 महीने का वोट ऑन अकाउंट लेने का फैसला किया है। बजट जून महीने में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को भी मंजूरी दे दी है और इसके अलावा पुलिस में 10,000 नौकरियां निकलेंगी, 15,000 नौकरियां बाकी अलग अलग विभागों में आएंगी और 1 महीने में नौकरियां निकाली जाएंगी। मालूम हो कि भगवंत मान ने पंजाब के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। पहली ही कैबिनेट में भगवंत मान युवाओं से अपना वादा पूरा करते नजर आ रहे हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यहां पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से 8 पहली बार विधायक बने हैं। इन सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, डॉक्टर विजय सिंगला, लालचंद, गुरमीत सिंह मीथेर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर जिम्पा, हरजोत सिंह बैंस और डॉक्टर बलजीत कौर को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 18 पद हैं। मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। जदों असीं पंजाब दे विच चोणां दा प्रचार कर रहे सी, लगभग हर स्टेज ते असीं एक गल कहिंदे सी कि पंजाब दे लोकां दे चुल्हिਆਂ दी अग बुझदी जांदी है, बेरोज़गारी जिहड़ी है वो बहुत वड्डे पद्धर ते फैली हुई है। ते नाल असीं वादा करदे सी कि जे तुसीं साडी सरकार बनाओगे, आम आदमी पार्टी दी सरकार बनाओगे, तां सब तो पहली कैबिनेट जिहड़ी मीटिंग होगी उहदे विच हरे रंग दा पैन जिहड़ा कि लोग देणगे सानूं फैसले करन वाला, वो सब तो पहलां बेरोज़गारी दूर करने लई चलूगा। क्योंकि साडे धीआं पुत्त जिहड़े ने वो विदेशां वल नूं भज रहे ने, क्योंकि इत्थे उन्हां नूं कुछ नज़र नहीं आउंदा। सो अज पंजाब दी नवीं बनी कैबिनेट दी पहली मीटिंग सी ते मैनूं दसदिआं तुहानूं बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग दे विच ही असीं अपना वादा पूरा कीता है। हरे रंग दा वो पैन पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दे हक च चलिया। 25,000 नौकरियां, 25,000 सरकारी नौकरियां, उहदा जिहड़ा एजेंडा वो जिहड़ा कैबिनेट दे विच अज पास होया है, जिहदे विच 10,000 पंजाब पुलिस दे विच ने अलग अलग अहुदियां ते, अते 15,000 अलग अलग गौरमेंट के डिपार्टमेंट, बोर्ड ते कारपोरेशनां च ने। जिन्नियां भी नौकरियां मिलणगियां वो डिग्री मुताबक मिलणगियां। जिहड़ा जिन्ना पढ़िया होया है, जिन्हें जिन्नी वड्डी डिग्री लई है उन्होंने उड्डी वड्डी नौकरी मिलू। कोई भेदभाव या कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं चलूगी। आम आदमी पार्टी का यह वादा है। सो मैं एक बारी फिर तुहानूं ये खुशखबरी देण लग्या पंजाबियों नूं कि 1 महीने दे विच विच इहदी एडवरटाइजमेंट ते नोटिफिकेशन हो जाऊगा। जिन्नियां भी फॉर्मैलिटियां ने वो पूरियां कर लिया जाणगियां। 25,000 सरकारी नौकरियां कैबिनेट की पहली मीटिंग दे विच एजेंडा लेके आए सी, वो पास होया। 10,000 पुलिस दियां ने ते 15,000 सिविल दियां, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दियां, कारपोरेशनां दियां, बोर्डां दियां। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही गल कहूँगा कि आने वाले दिनों च तो सीएम भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। जैसा कि बहुत सारे वायदों का पिटारा खोला गया था भगवंत मान की तरफ से, अब ऐसे में उन वायदों को कह सकते हैं कि पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नील गर्ग जी हैं। बहुत बहुत स्वागत नील गर्ग जी आपका एफएम न्यूज में। और अरविंद विद्रोही साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एफएम न्यूज में।
तो सबसे पहले तो मैं नील जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। क्या माना जाए कि 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को जो मंजूरी दी गई है कैबिनेट बैठक में, बड़ा और अहम फैसला है, यानी कि जो वायदे किए गए थे भगवंत मान की तरफ से उन्हें पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। देखिए मैडम, जैसे हमने बोला था इलेक्शन के दरमियान भी कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, सरकार आपको पहले दिन से ही एक्टिव नजर आएगी। उसकी शुरुआत आज आपके सामने हो चुकी है कि जिस ढंग से पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें से 25,000 नौकरियों के ऊपर साइन किया गया और इनमें से 10,000 नौकरियां पुलिस डिपार्टमेंट में और 15,000 नौकरियां बाकी के डिपार्टमेंट्स में है। तो क्योंकि पंजाब में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है तो उसको हल करने के लिए नेचुरली एक पहला कदम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे हमने वादा किया था कि पंजाब में लोगों को रोजगार देने के लिए जो छोटी इंडस्ट्री है उसको पंजाब में लेके आया जाएगा, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री ऑलरेडी या तो आसपास के स्टेट्स में शिफ्ट हो गई है तो या यहाँ से बंद हो चुकी है। तो इसको नेचुरली जब तक छोटी इंडस्ट्री नहीं आती तब तक बड़ी मात्रा में जो रोजगार है वो नौजवानों को नहीं मिल सकता। और लेकिन जो सरकारी नौकरियां जो वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी थी उनको हमने फौरी तौर पे भरना शुरू कर दिया है। विद्रोही साहब, आपने पूरी बात सुनी नील गर्ग जी की, आपका क्या कहना, आपका आंकलन क्या कहता है? क्योंकि जिस तरह से इस बार पंजाब की जनता ने भरोसा जताया है आम आदमी पार्टी पर, जिस तरह की बातें हम सुन रहे थे या जो भी विश्लेषक हैं जिनका अलग अलग विश्लेषण है उनका भी ये कहना था कि क्योंकि विकल्प नहीं था पंजाब की जनता के पास कोई और अब जब विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उन्हें नजर आई तो भरोसा जताया गया और तमाम वायदे जो किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता चाहती है कि वो जल्द से जल्द पूरे हों। अब उसमें से पहली बात पर कैबिनेट बैठक में मोहर लगा दी गई है। हाँ बिल्कुल, ये पंजाब सरकार का भगवंत मान का एक सराहनीय कदम है। इसी तरह होना चाहिए। जो आप जनता की अदालत में जाते हैं, जिन वादों को पूरा करने को कह के आप वोट लेते हैं और जनता आपको अपना मुख्यमंत्री चुनती है, विधायक चुनती है, उसको पूरा करना चाहिए। एक अच्छा कदम है। और जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि छोटे रोजगारों की वहां पर जरूरत है और उसकी दिशा में भी एक कदम उठाएंगे। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब जिम्मेदारी बढ़ी है, वहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की भगवंत मान की, इनको केंद्र सरकार का पूरा सहयोग पंजाब की और देश की तरक्की में पंजाब के योगदान के लिए करना पड़ेगा। और ये अच्छी पहल है पंजाब सरकार। ठीक है विद्रोही साहब, आप इसे बता रहे हैं अच्छी पहल, और मुझे लगता है कि पंजाब की जनता ने जब इस बात को सुना होगा, इस खबर को सुना होगा कि 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, तो मुझे लगता है कि जनता भी अब आश्वस्त होती नजर आ रही होगी कि ठीक है, जिस तरह से हमने भरोसा जताया है और हमने एक पार्टी को अगर विजयी बनाया है उन तमाम वायदों को देखते हुए, तो उनकी शुरुआत हो गई है। विद्रोही साहब, अगर हम बात करेंगे, सरकार कहती है कि हम ईमानदार सरकार है और ईमानदारी से काम करेंगे। 2019 में हुए एक स्वतंत्र सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश के सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार ग्रस्त राज्य हैं उनमें पंजाब 6 नंबर पर है। इस सर्वे की बात मैं आपसे करूंगी क्योंकि राज्य के 63% लोगों का कहना था कि उन्होंने अपना काम कराने के लिए रिश्वत दी है। तो इससे पहले मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया लूं विद्रोही साहब, नील गर्ग जी, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से अपनी सरकार चलाएंगे, लोगों ने जो कहा है कि अपना काम कराने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, तो इसे किस तरह से अब आप आगे देखते हैं कि किस तरह से लोगों की समस्या का समाधान होगा? देखिए मैडम, 2 तरीके की रिश्वत होती है। एक तो वो जो सामने सामने नजर आती है, ठीक है ना। अभी देखा कि जैसे हम 10 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत सारी तहसीलों में जो रजिस्ट्रियां हैं, जो पहले बिना पैसे के काम नहीं होता था, आप सोच भी नहीं सकते कि पंजाब की किसी तहसील में बिना पैसे के काम हो जाएगा। वो आज अखबारों की सुर्खियां बनने लगा है कि वहां पे फ्री में वो काम हो रहा है, बिना पैसे के वो काम हो रहा है। एक तो वो रिश्वत होती है जो आम पब्लिक को सामने सामने देखनी पड़ती है। कुछ रिश्वत वो होती है कि जो बड़े ठेके हैं, बड़े कंट्रैक्ट है, बड़े काम है, जिसमें मतलब अगर अरबों की करोड़ों की जो रिश्वत है उसको भी रोकना उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना पंजाब का खजाना नहीं भरेगा। और हमारी सरकार जो है ईमानदारी के साथ काम करेगी। हमने बेसिकली हमारी पार्टी का उदय ही बेसिकली एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए चुनौती भी है, क्योंकि जो सामने की जो रिश्वत है उसमें तो लोग सहयोग करते हैं, उसका आपको पता भी होता है, वो उसको फौरी तौर पर रोक देते हैं। जो ये अंदर की करप्शन है, इसको रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और हमारे को भरोसा है कि हम ये कदम उठा पाएंगे। एक चीज मैं और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पंजाब की जैसे नौजवानों की एक और बड़ी समस्या है
कि पंजाब का नौजवान बाहर क्यों जा रहा है। ऑलमोस्ट हर साल 1.25 लाख जो नौजवान है बाहर चला जाता है। सिर्फ नौजवान ही नहीं जाता, साथ में 30-35 हजार करोड़ रुपया भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार भी नहीं और नशे की बहुत बड़ी बहकात है। और वो जो भी पेरेंट्स भी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ ना रुके, बाहर चले जाएं, क्योंकि कम से कम वो नशे से तो बचेंगे और कम से कम बाहर चाहे कोई भी काम करना पड़े तो नौकरी भी मिलेगी। सो मेरा कहने का मतलब है, यदि हम यहाँ पे रोजगार पैदा कर लेते हैं और नशों में के ऊपर हम शिकंजा कस देते हैं, जिसकी हमारे को पूरी उम्मीद है हम कसेंगे, तो पंजाब एक खुशहाल पंजाब की तरफ कदम बढ़ावेगा। ठीक है विद्रोही साहब, जिस तरह से अब पहल कर दी गई है, मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि जो जनता के मन में सवाल हैं शायद अब उन सवालों का जवाब उन्हें मिलने शुरू हो जाएगा। आप किस तरह से अब देख रहे हैं कि क्या क्या तमाम चुनौतियां अब कांग्रेस के कंपैरेटिवली आम आदमी पार्टी के सामने अब आने वाली हैं, जिनको पार पाना मुश्किल होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, अगर पंजाब की राजनीति में विपक्षी दलों से कोई चुनौती की बात करें तो अभी ऐसी कोई चुनौती मुझे दिख नहीं रही है। इस तरह के अपार जब समर्थन मिलता है तो सबसे बड़ी भारत के नहीं विश्व के लोकतंत्र में दिक्कत होती है कि जिस पार्टी को समर्थन मिलता है उसके मुख्यमंत्री को पार्टी के अंदर से या पार्टी के नेतृत्व से कुछ समय के बाद चुनौती मिलने लगती है। भगवंत मान की कैबिनेट का ये जो पहला फैसला है, इसकी जितनी सराहना होगी, विपक्ष वहां कुछ करने की स्थिति भी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो है भीतर की जो राजनीति होती है, अगर वो शुरू हो जाएगी तो भगवंत मान तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। और पंजाब में नशे की समस्या जो है उसको दूर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को वहां पर और मजबूत करना, क्योंकि सीमावर्ती जिला है, ये तो महत्वपूर्ण चुनौतियां पंजाब सरकार के लिए होगी। और दूसरी सीमावर्ती जिला है, इसलिए बहुत बड़ा दायित्व ये बनेगा पंजाब की सरकार का, मुख्यमंत्री का, कि उनको बेहतर तालमेल देश के गृह मंत्री से जो है बनाए रखना पड़ेगा। बेहतर तालमेल के साथ ही सीमा की सुरक्षा और वहां पर स्थानीय बेरोजगारी का जिक्र जिस तरह हुआ, स्थानीय स्तर पर रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की यथोचित जो है सहयोग लेने की जरूरत होगी। और ये टर्निंग पॉइंट होगा पंजाब की राजनीति के लिए कि अगर मुख्यमंत्री जो है अपना बेहतरीन तालमेल जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार से बना ले जाते हैं पंजाब की तरक्की के लिए। ठीक है नील गर्ग जी, जो चुनौतियां मैं इस लिहाज से कह रही हूँ क्योंकि चाहे हम नशा मुक्ति की बात कर लें, खाली राजकोष की बात कर लें, कृषि संकट की बात कर लें, पंजाब में ये अहम बिंदु हैं इस वक्त जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माफिया राज है, इसे किस तरह से आप एक चुनौती के रूप में देखते हुए किस तरह की स्ट्रैटेजी और रणनीति बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए मैडम, जहाँ तक पंजाब का खेतीबाड़ी का संबंध है और इसका संबंध वातावरण के साथ भी है, हमने पर्यावरण के साथ भी हमने देखा है कि पंजाब का आबो हवा वो भी खराब हो रहा है। जो हमारी पंजाब की डिपेंडेंसी जो रही है वो जिनकी धान की फसल के ऊपर रही है या गेहूं की फसल के ऊपर रही है। धान की फसल उगाना पंजाब के लिए हाल जब जरूरत थी, नेचुरली पंजाब ने वो धान इतनी उगाई, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है जिससे किसान की आमदन भी बढ़े और पंजाब का पानी और आबो हवा भी बच पाए। तो इसके लिए नेचुरली है एक नीति की जरूरत है, नीयत की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है, जो पहली सरकारें बेसिकली वो नहीं कर पाई। और हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे ताकि यदि हम पर्यावरण को बचा सके, हम इसको पानी को बचा सके, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा कदम होगा। और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, फंड्स की भी जरूरत है और नीति की भी जरूरत है, नियत की भी जरूरत है। इसके लिए मान लो हमारे को जो तालमेल करना पड़ता है, भगवंत मान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने लोगों से, पंजाब के लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट है, ठीक है ना। केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन हमारी कमिटमेंट पंजाब के साथ है। पंजाब के लिए हमारे को कुछ भी करना पड़ेगा तो हम वो करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, जो आज पंजाब का तकरीबन 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है, यदि मैं मोटे तौर पे भी लगा लूं कि 20% जो है भ्रष्टाचार भी होता होगा, तो उसको भी एकदम से हम स्कंजा कस लेते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है बेसिकली, जिसके ऊपर कसा जा सकता है। तो 35-40 हजार करोड़ रुपया सरकार के खजाने में यदि एक्स्ट्रा आने लगता है, जिसकी पूरी संभावना आएगा, तो उससे बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएगी। ठीक है विद्रोही जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका जाते जाते इस पर। देखिए, पंजाब की सरकार को मेरा सुझाव है कि केवल ये 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, एक अमित शाह और दूसरा नितिन गडकरी से अगर तालमेल समन्वय बना ले तो पंजाब में जो है स्थानीय बेरोजगारी की समस्या और सड़क की समस्या दूर करने में नितिन गडकरी के मंत्रालय और सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, जिसे
इसको दूर करने में अमित शाह का मंत्रालय दोनों कारगर सिद्ध होंगे और पंजाब का बड़ा योगदान रहा है कृषि के साथ साथ राष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए भी, पंजाब के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब आपका जुड़ने के लिए। नील गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम समस्याओं का समाधान कह सकते हैं करने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती की मंजूरी भी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दे दी गई है और पंजाब की जनता अब जो भरोसा जताए हुए है आम आदमी पार्टी पर, अब देखना होगा कि उस भरोसे पर ये पार्टी कितना खरा उतर पाती है, क्योंकि जिस तरह से जिन परेशानियों का सामना इस वक्त किया जा रहा था पंजाब की जनता की तरफ से और विकल्प की तलाश थी, वो विकल्प अब कह सकते हैं कि पंजाब की जनता को मिल चुका है आम आदमी पार्टी के रूप में। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बीजेपी की, जिन्होंने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है एमएलसी चुनाव के लिए और 21 तारीख को सभी उम्मीदवारों का नामांकन होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको इन सभी उम्मीदवारों के नाम का हम जिक्र करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन है। बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। गोरखपुर महाराजगंज सीट से सीपी चंद, उनका नाम सामने आ रहा है। रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह, बलिया सीट से रविशंकर सिंह पप्पू, मुरादाबाद बिजनौर सीट से सत्यपाल सैनिक को उम्मीदवार बनाया गया है। रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बंदायूं सीट से बागीश पाठक, पीलीभीत शाहजहांपुर से सुधीर गुप्ता, हरदोई से अशोक अग्रवाल, खीरी सीट से अनूप गुप्ता, सीतापुर से पवन सिंह चौहान, लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बाराबंकी से आनंद कुमार सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी, गोंडा से अवधेश सिंह मंजू, फैजाबाद से हरिओम पांडे, देवरिया से रतनपाल सिंह, आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव, बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू, गाजीपुर सीट से चंचल सिंह, इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह तोमर, झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन, इटावा फर्रुखाबाद से प्रांशु, आगरा फिरोजाबाद से विजय, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, मेरठ गाजियाबाद से धर्मेंद्र भारद्वाज का नाम सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि वही 30 प्रत्याशी है जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के फूलपुर पवई के पूर्व विधायक अरुण कांत यादव को टिकट दिया। ताजा लिस्ट में इसकी पुष्टि हो गई है और पहले चरण में 30 प्रत्याशियों का नामांकन होना है। बताते चले कि पहले चरण के लिए 21 मार्च तक प्रत्याशियों का जो नामांकन है वो होगा। बढ़ते आगे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किशिदा की अगवानी की। फूमियो ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके अलावा वो 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। जापान के निक्केई अखबार ने बताया कि किशिदा अपनी यात्रा के दौरान भारत में जापानी कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने और क्षमता विस्तार की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान किशिदा लगभग 300 अरब येन के ऋण पर सहमति जता सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अखबार ने यह भी बताया कि किशिदा भारत में 5,000 अरब येन यानी कि 42 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा भी कर सकते हैं। यह निवेश अगले 5 सालों में किया जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से उन्हें निमंत्रण दिया गया था और जापान इस समय भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक उच्च गति रेलवे परियोजना के लिए मदद कर रहा है। और अपने 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में प्रवास वापसी कर अपनी पार्टी खुद के लिए 37 साल पुराना मिथक तोड़कर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शहीद पथ स्थित एकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य सभी मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। एकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ
मंत्रणा कर चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इन लाभार्थियों में महिलाओं की भी पर्याप्त भागीदारी होगी। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। लखनऊ समेत आसपास के जिलों से लाभार्थियों को शपथ ग्रहण समारोह में लाया जाएगा। खास तौर पर महिला लाभार्थियों को समारोह में शामिल किया जाएगा। और उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने SYL नहर के पानी की मांग पेश कर दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार की दोहरी जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को मुहैया कराना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे में इस पर आप सरकार की जवाबदेही ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस दौरान सीएम खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मैं आपके हरियाणा आने को लेकर चिंतित नहीं हूं। हरियाणा की तुलना में दिल्ली छोटी है। दिल्ली में करीब 1100 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन हरियाणा में 15,000 सरकारी स्कूल हैं। वहीं वहां की खेती योग्य भूमि हरियाणा की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि हरियाणा में 80 लाख एकड़ कृषि भूमि है और इस तरह अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्थितियां हैं। दिल्ली की तुलना हरियाणा से नहीं की जा सकती, लेकिन हरियाणा की तुलना पंजाब से जरूर की जा सकती है। इस समय मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि वो पंजाब को कैसे मैनेज करते हैं। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना रहा। और आज जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। गृह मंत्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी उपलब्धि वो अपार सफलता है जो हमारे बलों ने राज्य में आतंकवाद को नियंत्रित करने में हासिल की है। इस कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है कि सीआरपीएफ की वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाएगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि देश और सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए जवान देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता में उनके साथ आत्मीय संबंध बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है और निष्पक्ष चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की आत्मा है। जब भी भारत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, सीआरपीएफ देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सीआरपीएफ ने लंबे समय से भारत में लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा की भावना प्रदान करने का काम किया है। सीआरपीएफ के जवानों ने देश में मुश्किल हालात में लोगों को राहत की सांस दी है। क्या कुछ और कहा गृह मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। और मैं भी सीआरपीएफ के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जुड़े हुए सभी संगठनों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज सीआरपीएफ अपनी 83वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती का काम करते हुए फैले हुए लाखों सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी सीआरपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीआरपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड ऐतिहासिक शहर
जम्मू में आयोजित की गई है। आज मैं जम्मू में आया हूं। ये ऐतिहासिक नगर में मेरी बात की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मां वैष्णो देवी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये यही भूमि है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताते हुए एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, इसका आंदोलन किया था। और हमारे देश के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी धरती पर इसी आंदोलन को करते करते हुआ था। आज मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। मित्रों, आज सीआरपीएफ के स्थापना दिन पर 2340 सीआरपीएफ के जो बलिदानियों ने बलिदान दिया है स्थापना से लेकर आज तक, और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, बाद में देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए, नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, कौमी दंगों को निपटते हुए, वो सभी सीआरपीएफ के जवानों को आज मैं देश की जनता की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और उनके परिवारों के बलिदान को देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। और देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 2340 बलिदानी, उनका बलिदान सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। इसका आश्वासन मैं उनके परिवारजनों को देना चाहता हूं। आज जिनको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अवार्ड मिले हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और जिनको मरणोपरांत अवार्ड मिले हैं, वो परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के, आपके पति के, आपके भाई की शहादत कभी विफल नहीं जाएगी। ये देश युगों युगों तक उनकी शहादत को याद रखेगा। मित्रों, सीआरपीएफ ने एक जो परंपरा खड़ी की है, अपने आप का विचार करे बगैर, अपने आप का विचार करे बगैर देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 21 मार्च को पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान देने की घोषणा की गई थी। 21 मार्च को उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगी। इस साल 21 और 28 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा पद्म सम्मान उन्हें दिया जाएगा। 26 जनवरी को 128 लोगों को पद्म सम्मान देने का ऐलान हुआ था। इनमें 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 107 को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। सीडीएस जनरल रावत का पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। बताते चले कि पद्म विभूषण भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस की जिम्मेदारी दी गई थी। सीडीएस का पद दिए जाने से पहले वो देश के 27वें थल सेनाध्यक्ष रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह न सिर्फ भारतीय क्रिकेट में अपने कद को मजबूत कर चुके हैं, बल्कि एशियाई क्रिकेट में भी उनका कद बेहद ऊंचा है। यही कारण है कि भारतीय बोर्ड के सचिव शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पिछले साल ही एसीसी की कमान संभालने वाले जय शाह अब 1 साल और इस पद पर रहेंगे। ये फैसला शनिवार 19 मार्च को एसीसी की वार्षिक आम बैठक में लिया गया।
शाह इस पद पर 2024 की वार्षिक आम बैठक तक रहेंगे, जिसमें नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शनिवार को हुई एशियन काउंसिल की एजीएम में सर्वसम्मति से शाह का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया। बीसीसीआई सचिव शाह ने जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन से एसीसी की बागडोर संभाली थी। वो एसीसी सबसे कम उम्र में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले प्रशासक हैं। एसीसी के तहत एशिया कप जैसा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। शाह के कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शमिल सिल्वा ने किया था और सभी सदस्यों ने इनके समर्थन किया। अपने कार्यकाल में 1 साल का विस्तार मिलने के बाद शाह ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि काउंसिल का मुख्य ध्यान इस क्षेत्र में खेल के विकास को आगे बढ़ाने पर होगा। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में क्रिकेट के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खासतौर पर महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के साथ हमारा ध्यान एसीसी की तरफ से इस क्षेत्र में साल भर आयोजित होने वाले कई जमीनी स्तर के टूर्नामेंट्स पर होगा। देश में बढ़ती महंगाई के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया है। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई अभी और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने सरकार से देश की जनता की रक्षा के लिए अब अहम कदम उठाने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया था। उन्होंने कहा महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज्यादा है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सरकार ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर यानी 6.07% पर पहुंच गई। इस दौरान थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 13.11% हो गई है। यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के बाद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि ने थोक मूल्य सूचकांक पर विपरीत असर डाला है। टाटा ग्रुप बहुत जल्द अपना यूपीआई ऐप लॉन्च करने वाला है। फोन पे और गूगल पे की तरह टाटा ग्रुप के यूपीआई को भी आसानी से मोबाइल से इस्तेमाल किया जा सकेगा। टाटा ग्रुप ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। बहुत जल्द इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप की इस तैयारी और लॉन्चिंग से फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और पेटीएम को कड़ी टक्कर मिल सकती है। टाटा की इस तैयारी के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई से क्लियरेंस मिलने के इंतजार में है। एनपीसीआई से क्लियरेंस मिलते ही टाटा ग्रुप थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर यूपीआई की सेवा शुरू कर देगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को जाहिर किया। यूपीआई ऐप लॉन्च करने का जिम्मा टाटा डिजिटल के पास है, जो कंपनी का डिजिटल कॉमर्स यूनिट है। रिपोर्ट में कहा गया कि टाटा डिजिटल यूपीआई ऐप चलाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और अन्य प्राइवेट बैंकों के साथ संपर्क में है। इन बैंकों की मदद से टाटा ग्रुप यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बाजार में लॉन्च करेगा। न्यूजीलैंड में चल रहे महिला वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब आमने सामने है। भारतीय टीम ने यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन का एक दमदार स्कोर खड़ा किया। टीम की तरफ से कप्तान मिताली राज, यास्तिका भाटिया और हरमनप्रीत ने शानदार 50 लगाई। भारतीय टीम ने 7वें विकेट के लिए आखिरी 47 गेंद पर 64 रन की साझेदारी की। साझेदारी हरमनप्रीत और पूजा वस्कार के बीच हुई। इस साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम बड़े स्कोर पर पहुंचने में कामयाब रही। मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का यह फैसला सही साबित हुआ और भारतीय टीम ने शुरुआती 6 ओवर में 28 रन के अंदर ही अपनी दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा जल्द ही आउट हो गई। यहां से कप्तान मिताली राज और यास्तिका भाटिया ने 130 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम की वापसी कराई। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने की हरमनप्रीत ने मोर्चा संभाला और 47 गेंद पर ताबड़तोड़ नाबाद 57 रन बनाए। वो एक छोर पर टिकी रही। दूसरे छोर से ऋचा घोष और स्नेहराना सस्ते में पवेलियन लौट गई। हालांकि 9वें क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरी पूजा वस्कार ने रन आउट होने से पहले हरमनप्रीत का अच्छा साथ दिया। उन्होंने 28 गेंद पर 34 रन की लाजवाब पारी खेली।
और कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावागढ़ के पास एक बस के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई और छात्रों समेत 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जांच से पता चलता है चालक द्वारा वाहन पर से नियंत्रण खो देने के बाद 60 यात्रियों को ले जा रही ये बस पलट गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 20 घायलों में से 8 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बीते सप्ताह ही राज्य के कुलबुर्गी में भी सड़क हादसा हुआ था, जहां बलुरागी गांव के पास एक कार पेड़ से जा टकराई थी। इस दौरान 5 लोगों की मौत की खबर आई थी। पुलिस ने जानकारी दी थी कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बाबा साहेब, छाया कोमल, रानी और अनव बड़े के रूप में हुई थी। सभी मृतक महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक यात्री गरगपुर के दत्तात्रेय मंदिर से लौट रहे थे। वहीं हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। घटना नाइस रोड पर पूर्वाकार अपार्टमेंट के करीब हुई थी, जिसमें तेज रफ्तार और धुंध की वजह से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल थी और सभी लोग एसयूवी कार में सवार थे और कार की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले एक खुशखबरी सुनाई है। 18 मार्च यानी शुक्रवार को ग्लेन मैक्सवेल ने सगाई कर ली है। उनकी सगाई विनी रमन के साथ हुई है। दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और अब सगाई कर चुके हैं। इस महीने 27 मार्च को दोनों की शादी भी है। ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की है, जिसमें दोनों किस करते नजर आ रहे हैं। दोनों ने तस्वीर का कैप्शन दिया है, मिस्टर एंड मिसेज मैक्सवेल 18/03/2022। ऑस्ट्रेलियाई सुपरस्टार 27 मार्च को तमिल रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। कुछ समय पहले ही दोनों ने शादी का कार्ड भी उनका वायरल हुआ था, जिसमें तमिल भाषा में सब छपा हुआ था। इस कार्ड की काफी तारीफ भी हुई थी। ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन साल 2017 से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों मेलबर्न में ही शादी करेंगे। शादी की वजह से ही ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तानी दौरे पर शामिल नहीं हो पाए। साथ ही आईपीएल के शुरुआती मैच भी मिस कर सकते हैं। विनी रमन भारतीय मूल में तमिल हैं जो मेलबर्न में रहती हैं। विनी मेलबर्न में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। दोनों लगातार एक दूसरे के साथ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा करते रहते हैं और इनमें कई बार ग्लेन मैक्सवेल भारतीय परिधान में नजर आए। मार्च का महीना भी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद अभी से गर्मी परेशान करने लगी है। दिल्ली वालों को गर्मी ने इरिटेट करना शुरू कर दिया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अब तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। निजी मौसम एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में मार्च के आखिरी सप्ताह में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। आईएमडी ने राजस्थान के कई हिस्सों में लू चलने की भविष्यवाणी की है। गर्म हवाओं का रुख जल्द ही दिल्ली एनसीआर की ओर होगा। 22 मार्च को करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। अभी बारिश के आसार न के बराबर है। मौसम विभाग ने पूरे महीने आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च का महीना शुष्क रहेगा। गर्मी लगातार बढ़ेगी। न सिर्फ दिन बल्कि रातों में भी गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। कुछ जगहों पर तो पंखे कूलर की हवा भी लोगों को राहत नहीं दिला पा रही। आईएमडी ने मार्च की शुरुआत में 3 महीनों का पूर्वानुमान जारी किया था। उसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों में पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने को लेकर अमेरिका चीन के संयुक्त सहयोग की अपील की। शी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित शिखर बैठक में बाइडेन से कहा कि शांति और विकास की मौजूदा प्रवृत्ति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विश्व ना तो शांत है ना ही स्थिर है। यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का चीन द्वारा निंदा नहीं करने को लेकर बीजिंग का अमेरिका द्वारा की जा रही आलोचना के बीच शी ने ये टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि चीन और रूस के बीच करीबी संबंध है। चीन विदेश मंत्रालय ने शी को उद्धृत करते हुए कहा कि संघर्ष और टकराव किसी के हित में नहीं है और शांति और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महत्व देना चाहिए। शी ने ताइवान समेत कई मुद्दों को लेकर उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं चीन अमेरिका संबंधों को सही रास्ते पर लाने की भी अपील की।
रूस यूक्रेन युद्ध का आज 24वां दिन है और इस दौरान रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रूस के चल रहे सैन्य अभियान के बीच यूक्रेन के बेलिस्टार आर्टियोम की मौत हो गई है। 43 के दात्शिन बीते गुरुवार को रूस द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियान में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन की जानकारी समाचार पोर्टल पीपल ने दी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण वहां के कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। इस बीच टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने बड़ी मदद की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि मैं और मेरा परिवार यूक्रेन में जंग की वजह से परेशान हो रहे बच्चों को देखकर व्यथित हैं। लिहाजा हमने फैसला लिया है कि यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए $5 लाख की सहायता राशि देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को करारी हार मिली है। इसे लेकर एफएम न्यूज ने सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।